तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट भोपाल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? पहले लेक्चर का कुछ भी कमेंट नहीं आया, मतलब कि पता ही नहीं चला क्या था नहीं था, कुछ गलती कुछ कमी। एक बच्चे का कॉल आया था कि सर आप बच्चे बहुत बोल रहे हो, तो मैंने गुस्से से पूरा आगे की जितनी वीडियोस थे वो डिलीट ही कर दी। और अब मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों वर्ड को बोलना ही नहीं है। चलिए, तो फ्रेंड जितने भी लोग हो यार, पहले तो उसको शेयर कर दो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि अपन और अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, अभी फीस उसके लिए परेशान मत हो, अभी बस अच्छे से पढ़ो। आप बस अच्छे से शेयर कर दो। अगर व्यूज़ मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, तो सोम में आपको जितना अच्छे से होगा मैं उतने अच्छे से पढ़ा दूंगा। उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है। ठीक है, देखो मैं बच्चे बोलता नहीं, यहाँ पे बच्चों नहीं बोला। बहुत टफ़ जॉब है। पहली बात तो ये सब्जेक्ट टफ़ है, प्लस इस कैमरे के सामने बोलना भी एक बहुत ही ज़्यादा टफ़ जॉब है। ठीक है, कितने रिटेक्स होते हैं कितने भी, तो आप मुझे पता है इस वैल्यू को समझ रहे होगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एग्ज़ाम के समय आप भले कितना पढ़ लो समझ में आने वाला नहीं है। इट टेक्स टाइम, ये समय लेता है। ठीक है, चलिए बहुत हो गया भाषण, अब आते हैं अपन सब्जेक्ट पे। तो हमने पढ़ाया था आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन। चलिए थोड़ा सा अपन रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो स्ट्रेस होता है वो होता है लोड अपॉन एरिया। ठीक है, और दूसरा अपन ने पढ़ाया था आपको जो स्ट्रेन होता है वो होता है डेल एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये अपन प्रीवियस वीडियो में इतना पढ़ चुके थे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी अपन क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। आज बारी है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। आज बारी है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का क्लास भी इंपॉर्टेंट था। आज के क्लास में जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो अपन क्लियर आज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन को आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। थोड़ा सा अब क्या करना, आप यहाँ पे कंसंट्रेट करना, कॉपी पे कहीं भी ध्यान है उसको हटा दो, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक बात करते हैं, यहाँ पे एक बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्या है, बॉडी है। लेकिन अब जो हमने बॉडी में लिया है वो 3D बॉडी लिया है। वो क्या लिया है? 3D बॉडी। ये आपका क्या है? 3D बॉडी। ये इसकी लंबाई है ओरिजिनल लेंथ, ये उसकी ऊंचाई है ओरिजिनल हाइट, और ये इसकी ब्रेथ है, चौड़ाई है। ठीक है, तो आप L को क्या लिख सकते हो? L को लिख सकते हो ओरिजिनल लेंथ, और H को लिख सकते हो ओरिजिनल हाइट, और B को लिख सकते हो ओरिजिनल ब्रेथ। ठीक है, एक बात बताना, आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे P न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया दोनों ही तरफ। ठीक है, अच्छा एक बात बताना भाई कि अगर आप किसी बॉडी को खींचते हो, ठीक है, कभी देखो कभी कोई बॉडी है, आप क्या करो उसको टानोगे, तो आप ये चीज़ देखोगे कि उसकी लंबाई क्या हो रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है। लेकिन लंबाई के बढ़ने के साथ साथ उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कम हो रही होगी। आप एक च्युइंगम लेना और च्युइंगम को टानना, वो जाहिर सी बात है वो लंबा होगा, लेकिन देखना है कि उसकी जो हाइट है और उसकी जो ब्रेथ है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इससे आपको एक बात ये पता चलता है कि अगर आप किसी भी बॉडी में फोर्स लगाते हो, 3D बॉडी है, ठीक है, अपन लेंथ ब्रेथ और हाइट भी कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर आप किसी बॉडी में फोर्स लगाते हो तो उसकी लंबाई भी बदलेगी, उसकी ऊंचाई भी बदलेगी और उसकी गहराई भी बदलेगी। मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में क्या होगा, चेंज होगा। बढ़ेगा घटेगा अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, उसमें आपको लजना भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो आपकी लंबाई और आपकी ऊंचाई, आपकी हाइट, तीनों में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। ठीक है, अगर ये बॉटल ही है, अगर मैं इसको खींच पाता, मैं इसे लंबा करता, तो ये जाहिर सी बात है लंबा होता, लेकिन ये थोड़ा कम हो जाता इसका हाइट, और थोड़ा ब्रेथ भी क्या होता, कम हो जाता। चलिए, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर खींचने के बाद इसकी लंबाई इतनी बड़ी, ठीक है, सॉरी, फिगर थोड़ा तुम लोग भी अच्छे से बना लेना, इसको रेड पेन से बना लेना। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई लोग, अगर हमने बॉडी को खींचा तो आप क्या देख रहे हो, हमने देखा कि ये इसकी लंबाई क्या हुई, बढ़ गई,
लेकिन जो इसका हाइट है, देखो यहाँ पे हाइट क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो अगर आपको फिगर में कन्फ्यूजन है तो बस आप इतना ध्यान रखो कि हाँ, लंबाई, ऊंचाई और गहराई में चेंजेस, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो डेल एल को अपन क्या बोलेंगे, डेल एल को बोलेंगे चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज में दोनों आ जाएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। डेल भी हो जाएगा चेंज इन ब्रेथ, और डेल एच हो जाएगा चेंज इन हाइट, ठीक है, चलिए, तो अपन को इस फिगर से ये समझ में आया कि अगर किसी बॉडी को अपन लोड लगा रहे हैं तो तीनों ही डायमेंशन में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो अपन को यहाँ पे जनरली दो टाइप का स्ट्रेन पढ़ना है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, और दूसरा अपन को पढ़ना है लेटरल स्ट्रेन। समझना, डेफिनेशंस वगैरह की ज़रूरत इसमें नहीं है, समझ जाओगे तो आगे चल के काम आएगा, वरना न्यूमेरिकल में फंस जाओगे। ठीक है, एक बात समझना कि फोर्स के डायरेक्शन में जो चेंज होगा, फोर्स के डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है और चेंज का डायरेक्शन दोनों ही क्या है, सेम है, तो वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो एक बात बताओ, फोर्स यहाँ पी जा रहा है, इस डायरेक्शन में क्या बदल रहा है, लेंथ बदल रहा है ना। देखो, अगर हम इस पेन को खींचते हैं तो फोर्स भी इधर जा रहा है और इसकी लंबाई भी इधर ही बढ़ेगी, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ ना। अगर हम इसको खींचते हैं तो लंबाई भी इधर बढ़ेगी, ठीक है, और उसका फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो हो जाएगा डेल एल अपॉन एल। ठीक है, तो ये कैसे पता चला कि फोर्स की दिशा में जो परिवर्तन होगा, फोर्स के डायरेक्शन में जो चेंज होगा, उससे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कुछ महान लोग होंगे बोलेंगे अरे सर, चेंज हो रहा सेम डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल, और जो सेम डायरेक्शन नहीं होगा वो लेटरल। सही बात है ना। चलिए, तो अगर फोर्स का डायरेक्शन और चेंज का डायरेक्शन क्या हो, सेम ना हो, तो उस स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। तो एक बात बताना कि लंबाई को छोड़कर और क्या चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है और ब्रेथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपका लेटरल स्ट्रेन कौन सा हो जाएगा बच्चों, डेल एच अपॉन एच और डेल बी अपॉन बी, ये दोनों आपके हो जाएंगे लेटरल स्ट्रेन। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था कि हमने 3D बॉडी लिया था, फोर्स लगाया और अपन ने देखा कि हाँ, तीनों चीज़ें बदल रही हैं। तो जो फोर्स के डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा था उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, और उसके अलावा जो चेंज हो रहा था उसको क्या बोलेंगे, लेटरल। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आप ये समझना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डेल एल अपॉन एल ही क्या होगा, आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए, चलिए मान लीजिए कि ये आपका एक बॉडी है, ठीक, ये आपकी लंबाई, ये आपकी ऊंचाई और ये आपकी चौड़ाई है। ठीक है, अब हम लोग फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, हम लोग फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो एक बात बताना भाई, अब यही बॉटल है, अब तक हम इसे कैसे खींच रहे थे, ऐसे खींच रहे थे, लंबाई बढ़ रही थी। अब इस बॉटल को कैसे खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। कहाँ खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो क्या बदलेगा, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर और हाइट का डायरेक्शन बदलेगा। तो यहाँ पे इस केस में जो आपका लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा वो हो जाएगा डेल एच अपॉन एच, और लेटरल इसको छोड़कर डेल एल अपॉन एल और डेल बी अपॉन बी। तो एक बात क्या समझ में आया कि रटना आपको नहीं है। ठीक है, आप हमेशा देखिएगा कि फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा चेंज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, और फोर्स के अगेंस्ट जो चेंजेस हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे। तो आप इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, तो अपना लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेन हो गया। एक तीसरा टाइप का स्ट्रेन है जिसे अपन बोलते हैं शियर स्ट्रेन। क्या कहते हैं? इससे कहते हैं शियर स्ट्रेन। ठीक है, थोड़ा समझना थोड़ा ट्रिकी है, जैसे कि अभी भी जो था वो ट्रिकी था, ये भी हल्का सा ट्रिकी है। मान लो कि ये एक बॉडी है ऐसा, ठीक है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, मान लो फिक्स ही है, किसी सरफेस पे क्या है, ये फिक्स है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियल, क्योंकि पता है कि जो फोर्स लगता है शियर में वो क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो एक बात बताओ कि जब फोर्स स्ट्रेस को क्रॉस कर जाएगा तो ये बॉडी डिफॉर्म होकर कुछ इस तरफ फैल जाएगा, इधर इस तरफ झुक जाएगा ना उस तरफ। अगर आप इसको इस तरह से खींच रहे हो तो बॉडी क्या होगा, थोड़ा सा उधर टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इतनी बात समझ लिए तो आपका शियर स्ट्रेन यहीं पर ही ख़त्म हो जा रहा है कि अगर आप टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी जाहिर सी बात है थोड़ा सा झुकेगा। चलिए, तो अब इसे मान लो आप ए बी और ये मान लो ए डैश, मतलब इतना क्या हुआ, चेंज हो गया, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे था, फोर्स लगने के बाद ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसे बोलेंगे बच्चों फाई। यहाँ पे जो एंगल है इसे क्या बोलेंगे, फाई। और फाई क्या बताएगा, फाई हमारा बताएगा एंगुलर डिफॉर्मेशन। फाई क्या बताएगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन। और बच्चों एंगुलर डिफॉर्मेशन को ही बोलते हैं शियर स्ट्रेन। अगर आप गेट का पेपर दे रहे हो और आपको बोल देगा क्या, एंगुलर डिफॉर्मेशन, अब बच्चों को पता ही नहीं कि एंगुलर डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, आर.के. बंसल तक में नहीं दिया हुआ चीज़। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो फाई जो आपका एंगल है उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका शियर स्ट्रेन क्या हो गया, यहाँ पे आपका शियर स्ट्रेन हो गया फाई इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ। कितना हुआ चेंज इन लेंथ, ए डैश, ओरिजिनल लेंथ कितना था, ए बी। यही आपका क्या हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया। बस इतना ही था। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि अगर मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। ठीक है, और ये वर्ड ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टर्म है हमारा वो है पॉइजन्स रेशियो। वो क्या है, पॉइजन्स रेशियो। एग्ज़ाम उठाकर देख लेना, 1000 बार पूछा है ये। ठीक है, चलिए, तो पॉइजन रेशियो को म्यू और 1/m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं और उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं, और आप भी देखना कितनी आसानी से ये डिफाइन हो जाएगा। तो पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो यार ये फॉर्मूला एकदम नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार लगाना है लगा दो। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे सर इसको डिफाइन कैसे करें, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल लिखेंगे, इट इज़ अ रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर इसको लंबा करना है तो इसको और लगा देना, लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और आपको लैटरल स्ट्रेन भी पता है और आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी पता है। थोड़ा और लंबा लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू या तो 1/m। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ देता है 2-3 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इतना लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक और टर्म आता है, ये आप लोग खुद से डिफाइन करना। ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे बच्चों या तो C और या तो G से पहचाना जाता है।
ठीक है, तो आप जब डेफिनेशन लिखोगे तो आप वहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ डिनोटेड बाय सी और जी। तो देखते हैं ये होता क्या है। तो ये होता है फ्रेंड C इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप जब लिखोगे, चलिए मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो गए। इट इज अ रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, और लिखना है तो इट इज डिनोटेड बाय सी और जी। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, नोट कर लो, जितना इंपॉर्टेंट लगाना लगा दो, और ईच एंड एवरी टर्म आपको पता है। ऐसा ये नहीं है कि देखो पॉइंट बाय पॉइंट है, ये आपको एक एक टर्म मैंने बताया। अगर यहाँ पे लेटरल आ रहा तो आपको पता है कि लेटरल क्या है, आपको लॉन्गिट्यूडनल आ रहा तो ये पता है, शियर स्ट्रेस पता है, शियर स्ट्रेन पता है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिफाइंड। मैंने हर एक चीज़ आपको क्या किया, डिफाइन किया है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों दो टर्म्स और हैं, उनको भी अपन क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। एक और टाइप का स्ट्रेन था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, आप उसको चाहो तो स्ट्रेन में ऐड कर सकते हो, या तो वो थोड़ा उससे अलग ही है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, अलग से ही रखो। तो ये क्या होता है ना, इसको बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। देखिए, जब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ था, लॉन्गिट्यूडनल हुआ था। चेंज इन ब्रेथ अपॉन चेंज इन हाइट, तो वो क्या हुआ था, लेटरल हुआ था। इसी तरीके से आपने शियर स्ट्रेन नहीं पढ़ा, तो बात समझो कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो अगर उस चेंज इन वॉल्यूम को आप ओरिजिनल वॉल्यूम से कंपेयर करोगे तो उसे क्या बोलोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आप चार टाइप के स्ट्रेन आपको टिप पे होने चाहिए, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और आपका शियर स्ट्रेन। ठीक है, चलिए मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। वैसे लिख सकते हो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन वी। ठीक है, एप्सिलॉन वी, मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन वी को डेल वी अपॉन वी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डेल वी अपॉन वी हो गया। अब आते हैं बल्क मॉडुलस की तरफ। तो इसको के से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, के से। और ये क्या होता है जनरली, ये होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो बोलोगे सर डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, ये तो आपने कभी बताया ही नहीं। तो मेरे भाई, जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। इतने सारे नाम, इतने सारे रूप, अल्लाह अल्लाह। ठीक है, चलिए, तो के को अपन सीधा लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन डेल वी अपॉन वी। ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, सॉरी ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना आप। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फाइनली स्ट्रेस और स्ट्रेन का पोर्शन पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और यहाँ से मान के चलो कि आपको जो थ्योरी है वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। यहाँ तक के जो थ्योरी हैं वो आपको एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप उसे अच्छे से ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अपन स्ट्रेस और स्ट्रेन को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब अपन देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो रिलेशन दिया था, ये हमारे हुक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या था, एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो आइए अपन देखते हैं उसे। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, हुक्स लॉ ने क्या बताया था, हुक्स लॉ, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट
stress is directly proportional to strain। ये आपका क्या है, हुक्स लॉ है, जो कि एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। और वो रिलेशन क्या था कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। चलिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा बच्चों कि अगर ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन है और हमको इसको इक्वल में बदलना है, क्योंकि जब तक इक्वल में बदलेंगे नहीं हम लोग कोई भी मैथमेटिकल लॉजिक ऑपरेशन इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो जिन्हें नहीं पता वो जान ले कि जब भी प्रोपोर्शनल को अपन इक्वालिटी में चेंज करते हैं कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट क्या होगा, इलास्टिसिटी। वो कांस्टेंट क्या होगा, इलास्टिसिटी। अपन अभी इलास्टिसिटी पे ही बात करेंगे, आगे इसके बाद वाले टॉपिक में इलास्टिसिटी देखेंगे। फिलहाल अभी मानो कि हाँ यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, इलास्टिसिटी होगा। चलिए, तो ये आपका स्ट्रेन और ये आपका स्ट्रेस। स्ट्रेन को आप क्या करो, क्रॉस में इधर भेज दो, तो यहाँ से एक चीज़ निकला कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वो क्या होता है, वो होता है इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर आप इसको देखें सिंबॉलिकली तो स्ट्रेस होता है सिग्मा, स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन ई। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या निकला कि जो इलास्टिसिटी होता है उसको अपन लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका तीसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा फॉर्मूला क्या निकला कि इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये आपका तीसरा फॉर्मूला यहाँ से निकला है। तो आप इसको नोट करो, और नोट करने से पहले आप इसका ग्राफ देख लो कि अगर आप इसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा और यहाँ जो एंगल थीटा होगा, मतलब कि जो स्लोप होगा वही आपका क्या होगा, इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, तो ये ऐसे जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में जो स्लोप होता है वही क्या देता है, आपको इलास्टिसिटी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको नोट करो। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हमने जब स्ट्रेस स्ट्रेन को क्या किया बच्चों, जोड़ा, तो अपन को एक टर्म निकला इलास्टिसिटी। अब बात करते हैं अपन इलास्टिसिटी के बारे में। देखिए, इलास्टिसिटी का जो एक्चुअल नाम होता है वो होता है यंग मॉडुलस। वो क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप ध्यान देना कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो आपको ऐसा ही दिया हुआ रहेगा कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या तो कभी कभी बोल देगा सिर्फ और सिर्फ यंग मॉडुलस बोलेगा। तो आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है, इलास्टिसिटी की बात कर रहा है। और उसका दूसरा नाम है इलास्टिक लिमिट, और तीसरा उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब जानते हैं कि हाँ भाई इलास्टिसिटी के 3 नाम तो हो गए हैं। होता क्या है, अच्छा, इलास्टिसिटी से दिमाग में क्या आता है, इलास्टिक आता है कुछ, इलास्टिक पैंट पहना करते थे बचपन में। बेल्ट का कोई झमेला नहीं, आराम से पहन लो, जितना साइज़ है उस साइज़ में वो क्या होता था, अपने आप को शेप में कर लेता था। ठीक है, चलिए, तो इसी से अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है इलास्टिसिटी, कि कोई भी बॉडी है, हमने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया तो वो क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, और जब हमने वो फोर्स को हटा देंगे तो हो सकता है वो अपने डायमेंशन में फिर से वापस आ जाए। तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझिए एक बार फिर से कि मान लो कि कोई अपन ने रबर लिया, ये मान लो ये रबर है, रबर को ऐसे खींचें, ये बहुत अच्छे से फैल भी गया। अगर हम लोग इसमें छोड़ दें, इसका फोर्स क्या करें, हटा दें, फोर्स क्या करें, हटा दें, तो देखना रबर अपने शेप में वापस आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि हाँ भैया, जब तक फोर्स लगा के रखेंगे तब तक उसका शेप चेंज रहेगा, और जैसे ही अपन फोर्स को हटा देंगे तो वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा। स्प्रिंग में देखते थे ना, स्प्रिंग को खींचोगे फिर छोड़ोगे तो अपनी शेप में वापस आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज अ एबिलिटी ऑफ बॉडी, इट इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल
shape when external load is removed। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि जब आप एक्सटर्नल लोड को हटाओगे और बॉडी अपनी जगह पे वापस आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन, इलास्टिसिटी कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो सर बॉडी अपनी जगह पे वापस आ गया तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी, और अगर बॉडी अपनी जगह पे वापस नहीं आ पाया तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। और अगर एक मन में और सवाल उठा कि सर हमने बॉडी को खींचा, वो आधा ही आ पाया, देखो बात समझना, थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि ये बॉडी था, हमने इसको खींचा, फिर ये अपनी जगह पे पूरी तरीके से वापस आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। हमने अगर इस बॉडी को खींचा और ये पूरी तरीके से फैला और फिर वापस ही नहीं आ पाया तो उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और हमने खींचा, ये बॉडी था, हमने क्या किया, इसे खींचा, थोड़ा ये आ पाया थोड़ा नहीं आ पाया तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लास्टिक बॉडी। तो ये फिलहाल आपको पढ़ना सोम में नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख सकते हो माय फ्रेंड। ठीक है, चलिए, तो मेन हमारा इलास्टिसिटी था जो अपन ने क्लियर कर लिया। आप इसको नोट करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब अपन वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले एक छोटा सा रिकॉल और एक छोटा सा डेरिवेशन एक फॉर्मूले के लिए कर लेते हैं। तो यार जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया पहले टेलीग्राम ज्वाइन करो और बच्चों शेयर कर दो प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। चलिए, और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर देना। आते हैं टॉपिक पे। हमने पहले पढ़ा कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्ट्रेन होता है वो होता है डेल एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया इलास्टिसिटी। तीसरी चीज़ क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इन तीनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। अपन सारे जो अपन ने अभी तक रिलेशन फाइंड आउट किए हैं उसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो आइए देखिए मर्ज कैसे करते हैं इसको। तो आपको पता है कि इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, पुट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए और स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल। देखो, तो मैं स्ट्रेस की जगह पे लिख दूंगा पी अपॉन ए और स्ट्रेन की जगह पे लिख दूंगा डेल एल अपॉन एल। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये ई हो गया, तो स्ट्रेस के जगह पे पी अपॉन ए और स्ट्रेन के जगह पे डेल एल अपॉन एल। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू पी एल, एल ऊपर चला गया, अपॉन ए डेल एल, ए डेल एल। तो डेल एल को अब इधर भेज देंगे और ई को इधर क्रॉस में, तो यहाँ से डेल एल का फॉर्मूला निकल जाएगा पी एल अपॉन ए ई। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें चौथा फॉर्मूला निकल गया कि डेल एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल अब अगले क्लास में अपन को न्यूमेरिकल ही करना है। तो अगर आपको नोटेशन लिखना है तो समझ लो फिर से, जो क्लास में नए हो। सिग्मा को क्या कहते हैं अपन, स्ट्रेस कहते हैं। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं अपन, स्ट्रेन कहते हैं। ई को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। डेल एल को क्या कहते हैं, चेंज इन लेंथ। और एक क्या बचा, ए आपका एरिया। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया, स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, इलास्टिसिटी का और चेंज इन लेंथ का। जितनी बार हो सकता है उतनी बार लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और अगले क्लास से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होगा, तो आप कोई भी एक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेना अपने ऐप में, या तो गेट कैलकुलेटर या तो और भी कैलकुलेटर हैं अवेलेबल, साइंटिफिक कैलकुलेटर, गूगल ऐप में जाना, उसमें ऐसे आप क्या करना फ्रेंड, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लो ये फ्रेंड। अब ये हमारा लेक्चर आज यहाँ पे
ओवर होता है। बाय बाय।